Please unmute Sir, your yourself. voice is not coming. Sir, your voice is not. Sir, your voice is not coming. But I know my voice is not coming. Just please wait. खुद लाओ अपने लिए, ये कोई बात है? नौकर समझती रहती है, मैं मना कर दिया इससे काम मत किया करो। तो ये क्या करने लगे सर? ठीक है। हाँ बेटा, तो हम कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रांग, ये बात कर ली थी ना? Yes, sir. Yes, sir. You start from dimensions of solid. Okay. जी सर। देखो, डायमेंशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शेप। मैंने आपको स्टार्ट में बोला, शेप के बारे में पहले ही बता दिया हुआ है। तो शेप चेंजिंग नहीं करता है सॉलिड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और मॉलिक्यूलर सबसे बड़ी चीज है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का ही पार्ट शेप भी है, और वो भी ऑब्वियस है, मैं बार बार उस चीज को मैंने बोल दिया है कि वो भी अपना शेप चेंज नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसकी डायमेंशंस को चेंज करना इजी नहीं है। डायमेंशन इज द सेम थिंग एज शेप, यू नो ना? हेलो? Yes, sir. शेप और डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, शेप को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है? तो हाँ बोलो बेटा। Sir, ice is a form of water, sir. Then why the density of water is more than the ice? बेटा Sir, and ice is also solid. बेटा, there is a concept of 4 degree centigrade. I will tell you after some time. There is a concept of 4 degree centigrade of ice and water. There is a relation in between that. So I will tell you in a class. Just wait, beta, please, because that will take much more time. इसलिए मैं इसको start नहीं कर सकता, okay? There is a relation Sir, of 4 it is degree. because of hydrogen bond. Yeah, I'll tell you, beta, no problem. I'll tell you everything. Okay, so अभी next part पे चलते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले बताई हुई थी, solid is having, जिस सॉलिड के पास डिफ्यूजन क्वालिटी बहुत कम होती है, पता है ना? Yes, sir. सॉलिड इज, मैं डिस्कस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड इज हैविंग वेरी लेस नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबल नहीं बेटा, नेग्लिजिबल तो चलो डिफ्यूजन अभी सॉलिड से, अभी आपने कैम्फर देखा था, नेग्लिजिबल तो नहीं होगा। नेग्लिजिबल नहीं होता क्योंकि कैम्फर भी होता है, तो और नेग्लिजिबल कह सकते हो तरीके से, चलो नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत कम सॉलिड ऐसे होते हैं जो डिफ्यूज करते हैं। तो सॉलिड इज हैविंग वेरी लेस और नेग्लिजिबल डिफ्यूजन क्वालिटी। ओके ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। तो Sir, ये could हो you गया please सॉलिड। give the example of it? किसका? डिफ्यूजन का? Yes, sir. Diffusion in solids. बेटा कैम्फर, मैंने कैम्फर तो बार बार क्लास में बताया हुआ है, कैम्फर तो डिफ्यूज करता है। कैम्फर के पार्टिकल सबलाइम करके डिफ्यूज करते हैं या नहीं करते हैं? Yes, sir. तो दैट्स एग्जांपल ऑफ दैट ना। Okay, sir. या Sir, what solid is having very less or negligible? बेटा अदर सॉलिड जितने भी होते हैं, अगर आप आयरन को, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। अगर आप आयरन को सबलाइम करने की कोशिश करोगे तो कहाँ सबलाइम होगा, वो कहाँ से डिफ्यूज हो पाएगा? तो सब बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है, केवल वही डिफ्यूज कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। जैसे कैम्फर में है सब्लिमेशन क्वालिटी होती है, ठीक है? और कुछ जैसे एक सोडियम सॉलिड में भी होता है, सोडियम भी एक मेटल होता है, उसमें भी थोड़ी बहुत डिफ्यूजन क्वालिटी होती है, तो सोडियम भी करता है, बट वो एक्सप्लोसिव भी होता है बेटा, तो उसको डिफ्यूज वैसे करते नहीं है हीट करके, तो लेकिन उसमें क्वालिटी जरूर होती है। तो आगे हम बात करते हैं हाँ बेटा बोलो, अब लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है? सॉलिड की बात। सर जो इंसेंस स्टिक्स होती है सर, क्या वो भी अपन कहेंगे कि वो डिफ्यूजन की क्वालिटी शो करते हैं? कौन सी स्टिक्स? सर इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। हाँ बिल्कुल, वो भी होती है, उसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, वही तो डिफ्यूज करते हैं। चलो लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड के बारे में क्या जानते हैं? लिक्विड क्या होता है? लिक्विड इज बेटा कोई एक बताएगा, अरे यार प्लीज कोई एक बताएगा, भौमिक शर्मा बताएगा, बोलो। सर एग्जांपल ऑफ लिक्विड है भैया, कोई एक बताएगा, अनुराग शर्मा बता दो, आप ही बता दो। ओके सर, लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर which has a definite mass and definite volume, but does not have a definite shape.
ओके ओके। डिफिनिट मास होता है, मास जो होता है वो सेम रहता है, जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, और जो शेप होता है वो बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? शेप कैन बी According Because to of the its container fluidity. in which they are According to stored. the container. अकॉर्डिंग टू कंटेनर, container in which it is जिस कंटेनर में रखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये बदल सकता है। अब अगर कंटेनर मान लो जैसे अभी ग्लास में है, तो ग्लास से अगर इसको आपने बाउल में डाला, अगर आपने भगोने में डाल दिया तो उसका शेप ले लेगा, अगर उससे आपने बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का शेप ले लेगा, तो जैसा भी है वैसा शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड के पास ये क्वालिटी होती है, तो वो क्या होता है अपने शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब प्रॉपर्टीज They के बारे have में बात more करते हैं। intercellular space. प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में एक एक करके सबके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। लिक्विड हैव ए डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, है तो क्लियर ही हो गया होगा डेफिनेट मास क्यों होता है, क्योंकि अपनी जगह पे वो मास तो लगभग सेम ही होता है, क्योंकि अपनी जगह पे वो रहता है, अपने मॉलिक्यूलर फोर्स वैसे ही होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मास तो जो लोग है मास कंजर्व ही रहेगा उसका। जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम ही होता है। अगर आप इसको देखो कैसे सेम होता है, तो आप देख सकते हो। देखो अगर मान लो एक ग्लास है, ग्लास में इसका वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करो, मान लो इस ग्लास का, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो वॉल्यूम आता है आपका पाई आर स्क्वायर एच से, जितनी इसकी हाइट है। आपको फॉर्मूला शायद अभी नहीं बताया गया होगा, लेकिन आगे बताया जाएगा मेंसुरेशन में। तो हाँ सर 8 क्लास में पढ़ा था, क्लास में बता दिया था। ठीक है ठीक है। तो ये मान लो आर रेडियस का है, तो अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो ये मान लो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, इज इट राइट? तो मान लो पाई आर स्क्वायर एच से इसका वॉल्यूम आप निकालोगे ना पाई आर स्क्वायर एच को, तो आर मान लो इसकी रेडियस है, जो इसका सर्कुलर रेडियस, और एच इसकी हाइट है, तो इससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। अब अगर मान लो इसको आपने क्या किया, कंटेनर में डाल दिया जो बाउल है, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। अभी अपने शेप को यहाँ पर इसने ऐसे बना लिया है। ठीक है, अब ये बाउल में थोड़ा सा, अब यहाँ पर हाइट तो ज्यादा थी, लेकिन हाइट यहाँ पर हो गई कम हो गई ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आर बढ़ जाएगा तो आर और एच एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब आर यहाँ पर बढ़ रहा है और जो एच है वो घट रहा है, तो दूसरे को बैलेंस करके ओवरऑल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, ये सेम है। बेटा बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? सर रिपीट। Yes. यस सर। देखो बेटा, अगर एक चीज मान लो मैंने बोला कि यल बी एच 3 डायमेंशन है, कल भी बताया था आपको मैंने, और मैंने बोला कि हाइट मान लो सेम है। अब अगर एल बढ़ जाए और बी कम हो जाए तो ये सेम होगा। मान लो यल की, बेटा मैं म्यूट कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट, क्योंकि ऐसे आप मानते ही नहीं हो। ये क्लास में आपको इतना नहीं पता कि म्यूट करना है नहीं करना है, पता नहीं क्या करना है, वेट करो। अब मान लो एल बी एच है, ठीक है, अब एच की वैल्यू कुछ भी है, तो एल को मान लो 5, यहाँ पर एल मान लो 5 है, बी 2 है। अब इसको मैंने क्या किया, एल को 2 कर दिया और बी को 5 कर दिया, इंटू एच कर दिया, तो वैल्यू जो थी वो सेम ही रही। इसी तरह यहां भी कर सकते हो। यहां भी क्या है, आर की वैल्यू क्या हुआ, आर की वैल्यू इसने इंक्रीज कर दी। मान लो आर पहले था 2, ठीक है, अब एग्जैक्ट तो मैंने एग्जांपल दे सकता, मान लो एग्जांपल मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब एच की वैल्यू मान लो थी 5, मान लो 4 थी, ठीक है, आर की वैल्यू 4 थी और एच की वैल्यू 4 थी और आर की वैल्यू 2 थी, तो इसका वॉल्यूम कितना है, v इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू 2 थी, तो इसको स्क्वायर कर दो, इंटू एच कितना था, 4 था, तो एच को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आर की वैल्यू एच की वैल्यू 4 थी और आर की वैल्यू 2 थी। अब अगले वाले में क्या कर सकते हो, v को, अब मान लो हमने r को चेंज कर दिया, किससे, r जो था ये चेंज हो गया, क्योंकि r अभी बढ़ गया है इसका। अगर आप देखो तो कंटेनर का इसका r अब ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस ज्यादा हो गई है, और पहले यही रेडियस एक ग्लास में था तो कम था, तो r इसका ज्यादा होगा। तो मान लो हमने इसका r मान लिया 4 हो गया है, तो ये पाई इंटू 4 स्क्वायर इंटू कितना हो गया, अब अगर हाइट को कम करोगे, क्योंकि हाइट जो है, अब ग्लास से अगर आप बाउल में डालोगे या ग्लास से किसी प्लेट में डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम होगी तो मान लो हाइट इसकी आ गई 2, आप अगर इसको देखो तो ये पाई इंटू 4 इंटू 4,
और ये पाई इंटू 16 इंटू 2। बेटा ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है इसीलिए इसके वैल्यू सेम नहीं आई है, लेकिन आप देखो तो एक बढ़ा है एक घटा है, मतलब एक हाइट बड़ी है या हाइट कम हुई है तो रेडियस बड़ी है, और रेडियस कम हुई है तो हाइट बड़ी है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। एग्जैक्ट एग्जाम्पल मेरे पास नहीं इसलिए मैं आपको दे नहीं रहा। ये एग्जाम्पल मतलब सही नहीं है एक तरीके से, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तो इसलिए ओवरऑल जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में? चलो अगर हम राइट साइड सेकंड वाले में अगर हम हाइट एक ले लें, मान लो हाइट एक ले लें, तो ये एग्जांपल सही होता, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अगर एक ले लेता हूं इस हाइट को, देखो मान लो एक एक है कंटेनर है, मान लो ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास में क्या है, इसमें हाइट कितनी है 4 है, और ये ब्रेथ कितनी है 2 है, सॉरी ये भी 4 है लेकिन रेडियस इसकी 2 है मान लो, ठीक है। अब इसका अगर वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू 2 है, तो आर की वैल्यू 2 इंटू 4, तो आ जाएगा आई थिंक 4 चौक, हाँ ठीक है, पाई इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16 पाई, ठीक है। अब दूसरे वाले ये इसी को आपने क्या किया, कंटेनर आपने बाउल में डाल दिया। अब बाउल में डालने के बाद आपने देखा कि ये जो है इसका जो ब्रेथ है वो क्या हुआ, बढ़ गया है। अब ब्रेथ इसका बढ़ गया, मान लो हाइट इसकी हो गई 1 और ये हो गया कितना 2 से 4 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो तो ये भी आ जाएगा पाई इंटू 4 हाफ होल स्क्वायर इंटू 1, ये भी 16 पाई आएगा, तो दोनों का भी सेम हो गया। बस ये चेंजिंग थोड़ी सी सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल है नहीं अपने पास, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट जब किसी चीज से नापोगे तो वो चीज सेम ही आएगी, आप उसको कर सकते हो। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम टू, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये सिमिलर आएगा अगर आप कंटेनर को चेंज कर रहे हो तब, केवल डायमेंशंस को चेंज करने के बाद। चलो अब आते हैं बात करने दूसरे पॉइंट पे। लिक्विड डज नॉट हैव द डेफिनेट शेप, ऑलरेडी मैंने बता दिया है डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि ये जिस कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर में ये चला जाता है। मान लो इसका शेप अभी लेंथ में था, अगर ग्लास में था तो लेंथ में शेप इसका था, अभी लेंथ इसकी जो भी थी। अब जब इसको आपने क्या किया, जमीन में डाल दिया तो ये ऐसे फैल गया, अब ऐसे फैल गया जमीन में, इसका मतलब इसका शेप क्या हुआ, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो डिफिनेट शेप इसका नहीं हो सकता है। ओके आगे बात करते हैं। लिक्विड आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन दैट ऑफ सॉलिड। बेटा सॉलिड जो था, सॉलिड के पास क्या था, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो थे, इनके बीच का जो स्पेस था वो बहुत ही कम था, ठीक है। अब अगर जिसके बीच का स्पेस बिल्कुल कम है, बहुत टाइट है, कोई अंदर से टाइटली बॉन्डेड है, तो अगर आप इसको कंप्रेस करोगे ऊपर से, ये मान लो सॉलिड था, ठीक है। अब इसको आप अगर कंप्रेस करो या आप फिंगर डालो ऊपर से अंदर की तरफ अगर फिंगर डालो तो फिंगर क्यों जाएगी, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर स्पेस इतने ज्यादा है कि उसमें आएगा ही नहीं, वो मॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके फोर्स एक दूसरे को ढकेलना चाहेंगे, लेकिन इतना पास वो है ना बेटा कि वो एक दूसरे को ढकेल नहीं पाएंगे। इसकी वजह से वो एक ही जगह पर रह जाते हैं, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स और डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर यही फिंगर हम एक लिक्विड से बड़े हुए ग्लास में डालें तो आप देखेंगे कि ये फिंगर लिक्विड से बड़ा फिंगर इसमें डिप कर जाता है। अगर हम इसको क्या करें, एक ऐसे प्रेसिंग बार ले लें ऊपर से, और एक बाउल में ऐसे ले लें वाटर, बेटा मुश्किल तो होगा, इतना इजी टास्क नहीं होता कि आप इसको लेके ऐसे कंप्रेस कर ले जाओगे, मुश्किल तो होगा। इससे जितना सॉलिड में मुश्किल आएगी उससे थोड़ा सा कम मुश्किल होगा इसको करना। अगर यही चीज सॉलिड होती, ये चीज अगर सॉलिड है और यही चीज लिक्विड है, ठीक है, इसको भी आप क्या कर रहे हो, ऊपर से कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, इसको भी आप ऊपर से कंप्रेस कर रहे हो ऐसे, और इसको भी कंप्रेस कर रहे हो। आप देखोगे कि मुश्किल आएगी सॉलिड वाले में, और लिक्विड वाला थोड़ा सा कम मुश्किल आएगी, लेकिन मुश्किल जरूर आएगी। ये भी कंप्रेस इतना इजीली होता नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो आप करके घर पे देखना, इतनी इजीली कंप्रेस कभी भी वाटर होता नहीं है। कई जगह तो वाटर कंप्रेशन के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या आप सबके समझ में आ रहा है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? एक बार चैट बॉक्स में बता देना। आते हैं बात करते हैं डेंसिटी पे, ठीक है। ओके
डेंसिटी पे बात करते हैं। जो डेंसिटी होगी ऑलरेडी मैंने बता के रखा है कि भैया इसके पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं सॉलिड के अंदर पास पास होते हैं, लिक्विड के पास क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, दूर दूर होने की वजह से हमने इतनी डेंसिटी पे डिस्कस किया। तो डेंसिटी डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार डेंसिटी बताई। आज भी स्टार्ट की क्लास तो डेंसिटी से ही स्टार्ट की है। तो सॉलिड के पास जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से ज्यादा आती है, लिक्विड पास कम इसलिए होती है क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थोड़ा दूर दूर होते हैं और थोड़ा स्पेस इसके बीच में होता है। इसी दूर दूर होने की वजह से आप फिंगर डिप करते हो तो फिंगर अंदर चली जाती है। अगर दूर दूर नहीं होते तो फिंगर अंदर नहीं जाती। तो क्या होता है, फिंगर अंदर चली जाती है, बिकॉज ऑफ दैट की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा कम होता है। और भी चीजें हैं, जैसे कि डेंसिटी का पार्ट ये है कि जैसे पास पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं अगर सॉलिड में, तो इसमें थोड़ा सा दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो आगे बात करते हैं। डेंसिटी हो गई। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड। ऑलरेडी बेटा बता दिया है, अभी जस्ट उसी पे डिस्कस किया था। लिक्विड एक्सपैंड्स फॉर मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग। अगर लिक्विड को आप हीट करोगे तो ज्यादा, इनफैक्ट मोर देन सॉलिड नहीं, लिक्विड तो भैया हीट करने में सीधे सीधे ये गैसियस फॉर्म में आया था। गैस से ज्यादा एक्सपैंड कौन करेगा? अगर आप घर में रखे हुए बाउल को भी गर्म करो ना तो आराम से गैसियस वेपर की तरह से बन जाती है। तो इससे ज्यादा एक्सपैंड कौन करेगा यार? तुरंत ये जैसे आप इसको हीट करते हो ना, ये वेपर आकर के बाहर घूमने लग जाती है। आप थाली अगर ऊपर रख के देखो तो कितने वेपर के पार्टिकल आपको दिखते हैं। ये अगर थाली है और आपने नीचे से अगर इसको आग दे करके अगर इसको गर्म करना स्टार्ट किया है, टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, 100 तक पहुंच गए हैं आप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आप देखेंगे ये गर्म हो करके बहुत ज्यादा बाउल होकर के ये ऊपर वेपर तक बने रहता है। लेकिन क्या सॉलिड में ऐसा होगा? अगर सॉलिड के कुछ पार्टिकल आप छोटे छोटे रख दो और अगर आप इसको गर्म करो तो क्या ये वेपर बन जाएगा? इतना इजीली नहीं। अगर बनेगा भी तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा, या मान लो कभी कभी तो 6000 7000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा करके वो कहीं थोड़ा सा बाउल या फिर थोड़ा सा वेपर करने की कंडीशन में आएगा। पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर उसके बाद वेपर में चेंज होगा। और ये तो ऑलरेडी लिक्विड है, तो इसको तो वेपर में चेंज होना कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक्सपैंड बहुत तेजी से करता है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? But I cannot show the previous slide because I'm just erasing all the things. I'm not working on the note on my OneNote right now, so I'm just clearing all the things. So you can draw all that. Okay. बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, someone is saying कि रिपीट करते हैं। बेटा देखो, अगर सॉलिड है, ये तो है लिक्विड, और मेरा पॉइंट ये है कि एक्सपैंड कौन करेगा। ठीक है, जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे करता है? एक्सपेंशन का मतलब फैल जाना। अब इसके अंदर अगर लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर आपने सॉलिड भरा हुआ है, ऐसे पार्टिकल सॉलिड के डाले हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप सॉलिड पार्टिकल को अगर आप हीट करोगे, आपने इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बेटा पहले तो ये लिक्विड में चेंज होगा। पहले 2-3 हजार डिग्री सेंटीग्रेड तो मान लो ये लिक्विड में चेंज होगा, पहले लिक्विड में बदलेगा। थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, मान लो ये इतने में रखा हुआ था तो लिक्विड फैल करके थोड़ा सा बढ़ जाएगा मान लो, क्योंकि अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, तो मे बी थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होता कैसे बेटा? तो सॉलिड होता है, रखने के बाद इसको आप हीट करते हो तो लिक्विड में जाता है, तो थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन होकर के यहां तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा नहीं है, तो ये सॉलिड था आपका, ये लिक्विड हो गया। और अगर इसको और ज्यादा किए तो ये फिर सीधे गैसियस फॉर्म में आएगा। अब तो मतलब कमरे तक में फैल गया। अब इससे ज्यादा एक्सपेंशन क्या करेगा बताओ? एटमॉस्फेयर में डालोगे तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैलने की कोशिश कर जाएगा, मतलब कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं है इसकी, इतनी एक्सपेंशन होती है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड में एक्सपेंशन कम होगा और लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, और गैस में और भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, मैं इरेज करूं इसको? यार इसको तो मैंने यूज नहीं किया वैसे, इसलिए मैं
कहाँ से करना है वो पता नहीं कि राइट साइड कहाँ से करना है। क्या बोला? राइट साइड यार, राइट साइड ज्यादा होगा ना मेरा इरेज हुआ ये। नहीं ऐसा तो नहीं कि इरेज करना पड़ता होगा, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ उसके। क्या इरेज करना पड़ता होगा? स्लाइड को इरेज करना मतलब इरेज नहीं करना पड़े तो राइट तो ज्यादा होगा यार। गया तो। ठीक है, हाँ हाँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है बस, ठीक है ओके। आगे बात करते हैं बेटा, लिक्विड के बारे में तुमने मैक्सिमम पॉइंट्स बात कर ली हैं वैसे। और जैसे कि आपका लिक्विड एक्सपेंशन की भी बात कर ली है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर ली है, डेंसिटी की भी बात कर ली है, और कंप्रेसिबिलिटी की बात कर ली है, डिफिनिट शेप्स वगैरह के बारे में भी बात कर ली है। ठीक है, तो एक और पॉइंट है, लिख लो पहले। द पार्टिकल्स ऑफ द टू डिफरेंट लिक्विड particles of the two different liquid can diffuse in one another easily to form homogeneous mixture. बेटा मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कि पार्टिकल जो होता है डिसॉल्व होने के बाद वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं रहता है। इसके जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार, उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, और जो होमोजीनियस होता है बेटा, होमोजीनियस के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जो भी सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं या फिर दो मिक्स पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये दो पार्टिकल हो गए। अब बेटा होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो दो लिक्विड जो होते हैं वो इजीली डिफ्यूज होकर के, अगर उनको जैसे मान लो एक लिक्विड है, मान लो एक लिक्विड है कोल्ड ड्रिंक, बगल में है बेटा आपके टी, आपने नीचे से देना हीट स्टार्ट किया, इसको भी आपने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। ठीक है, या तो डिफ्यूजन ऐसे कर लो कि आप कोल्ड ड्रिंक ले लो और बगल में प्लस टी डालो और इसको लिक्विड फॉर्म में ही रहने दो। अब ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन हुआ, एक दूसरे में प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, भले ही उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के दिखेंगे बट प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, आप देख लेना। जैसे ऑयल और वाटर में नहीं होती तो उसका एग्जांपल एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर में प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, मैक्स टू मैक्स जो हमारे आसपास की चीजें उसमें हो जाती है। अब अगर इसको हम गैसेस वेपर में चेंज करके हम मिक्स करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। ऊपर एक कंटेनर लगा दो आप, ऐसे कुछ टीने टाइप का, आप देखो अगर इसमें गैस भर रही है, आप इसमें अगर दो होल्स हैं, अगर गैस भर रही है ऊपर की तरफ, तो आप देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक भी जाएगा इसके अंदर वेपर बन के किसी टेम्परेचर T°C पे, और किसी टेम्परेचर T°C पे टी भी ऊपर की तरफ जाएगी, और इसमें दोनों जाएंगी मिल, तो एक दूसरे में डिफ्यूज इजीली हो जाएंगे और ये बनाएंगी होमोजेनियस मिक्सचर भी। ऐसा नहीं कि ये जनरली डिसॉल्व नहीं होता है, एक दूसरे के साथ मिक्सचर बनाता है, वो आपको डिफ्यूज, वो आराम से आपको दिखेगा भी नहीं
कि वो कौन सा है कौन सा नहीं, अगर वेपर फॉर्मेट में वो होगा तो। ठीक है, रिपीट टी कैन बी सेपरेटेड बाय आस आई बट हेट्रोजीनियस। ओके ओके, कौन ओके कोई पूछ रहा है कि इसका कोल्ड ड्रिंक और लिक्विड का, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक और टी का जो बेटा फिर से मैं बता देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक और लिक्विड टी जो है वो अगर लिक्विड फॉर्म में आप इसको कर दो तो एक दूसरे में प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं, ये डिफ्यूजन कर लेते हैं। मतलब आप अगर मिक्स करके देखोगे तो मे बी वो मतलब सेपरेटली दिखाई पड़े, एकदम डिफिनेटली नहीं हो सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है। या आप चाय में या आप मिल्क में, आप मिल्क के अंदर आप वाटर डाल दो तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, एक तरीके का वो होमोजीनियस मिक्सचर ही कह सकते हो उसको, एक दूसरे में वो मिक्स फॉर्म में होता है और वो होमोजीनियस ही कह सकते हो उसको, आपको वो दिखाई नहीं पड़ता, एक दूसरे में तुरंत मिल जाते हैं और वो एक दूसरे में मिलना ही वो डिफ्यूजन होता है। तो उसको चाहे आप लिक्विड फॉर्म में कर लो चाहे आप गैसेस फॉर्म में कर लो। गैसेस फॉर्म में करनी है तो मिल्क को भी गर्म करो बगल से, उसकी वेपर बनाओ, और वाटर को बगल से गर्म करो उसकी वेपर बनाओ, तो दोनों मिक्स होकर के बनाएंगे नए फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिक्विड का पूरा पार्ट। ये सब तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, आई थिंक आपको बताया जरूर गया होगा 7th 8th क्लास में। फिर आगे हम बात करते हैं गैसेस फॉर्मेट की बात। तो गैस, अब आपने कोई चैट बॉक्स में बताया कि व्हाट इज गैस। किसी को अच्छी नॉलेज है तो बता सकता है व्हाट इज गैस। ओके, आई एम शोइंग द प्रीवियस स्लाइड बेटा। चलो मैं बताता हूं। अच्छा, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, ओके ओके ओके, मैं वो बताता हूँ। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल जो है आपके सिलेबस में वैसे केमिकल कंपोजिशन या केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है शायद, लेकिन अगर है तो मैं एक बार देख लेता हूँ उसको। हेट्रोजीनियस में जैसे आपने क्या किया, लिक्विड लिया, अब लिक्विड के अंदर आपने डाल दी सैंड, तो सैंड इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होती है। ठीक है, देखो मिक्सिंग तो एक अलग चीज है कि उसमें तो सैचुरेशन पॉइंट भी होता है, ऐसे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो मे बी आप इसके अंदर वाटर के अंदर आप डाल रहे हो शुगर को, ठीक है, आप वाटर के अंदर मान लो डाल रहे हो शुगर, तो हो सकता है कि शुगर भी एक एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो, उसके बाद डिसॉल्व ना हो, तो वही होता है सैचुरेशन पॉइंट इसका। लेकिन जो सैंड वगैरह होती हैं ये कभी डिसॉल्व नहीं होंगी, बस थोड़ा थोड़ा पार्टिकल आपको यहाँ वहां दिखेंगे, डिसॉल्व होंगी भी तो मतलब वो इस तरह से होती है कि उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशंस नहीं होते, यहाँ पे कुछ सैंड पड़ी होगी, यहाँ पर कुछ सैंड पड़ी होगी लिक्विड में, कुछ यहाँ पर पड़ी होगी, लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें देखेंगे आप प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सैंड। ठीक है, अब सैंड नहीं, अगर आप जैसे शुगर मिला रहे हो तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, आप देखोगे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, या फिर उसके अंदर इनविजिबल रहेगी, वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगी डिसॉल्व होकर के। लेकिन इस वाले में दिखाई पड़ती है और वो इधर उधर रहती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका नहीं होता है। किसी ने बोला है गैस वो है जिसके पास मास जो होता है तो सेम होता है, और शेप जो होता है चेंज होता है, वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता है। बेटा देखो मास तो कंजर्व ही रहेगा, अगर किसी भी पार्टिकल की बात करोगे, किसी भी मैटर की बात करोगे, तो मास तो डेफिनेटली है कि कंजर्व ही रहता है ज्यादातर, वो कहीं भी अगर डिसअपियर नहीं हो गया, कहीं बर्बाद नहीं होगा तो बात अलग है, नहीं तो मास जो होता है वो प्रॉपर तरीके से कंजर्व ही होना चाहिए, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद शेप जो होता है, आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गैस में रखे हुए, अगर आप सिलेंडर से भरे हुए गैस को अगर आपके घर में आप ऐसे छोड़ दो या आप उसकी बटन को खोल दो तो आपके पूरे घर में वो ऐसे फैल जाएगी, जबकि पहले क्या थी, लिक्विड फॉर्म में थी अंदर एलपीजी और या सीएनजी। अगर अंदर है एलपीजी और ये लिक्विड फॉर्म में है तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से ये सीधे सीधे गैस फॉर्म में पूरे रूम में फैल जाती है और अपने शेप को ये कुछ भी बना लेती है। अगर रूम में फैल रही है तो रूम शेप ले लेगी। आपकी कार में अगर सिलेंडर रखा हुआ है तो कार में अगर सिलेंडर फट गया या फिर उसकी लीक कर गई तो कार का शेप ले लेगी।
ठीक है। एटमॉस्फेयर में अगर फैल गई तो एटीएम का शेप ले लेगी। एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेयर, तो एटीएम का शेप ले लेगी। तो जहां पर वो बदल रही है, जहां पर कन्वर्ट हो रही है, उसका ही वो शेप ग्रहण कर लेती है। बेटा ये दिस इज द 6th क्लास पार्ट, इट्स नॉट डिफरेंट थिंग एंड नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। वॉल्यूम चेंज जो है, अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स अ नॉर्मल थिंग कि जो गैस होती है वो डेफिनेटली अपना शेप चेंज करती है अगर वो अपने फॉर्मेट को चेंज करती है, दूसरे फॉर्मेट में आती है, तो इट्स अ जनरल थिंग बेटा। ओके, अब अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है बेटा, अगर ये गैस एक 15 लीटर के कंटेनर में है, दिस इज द 15 लीटर गैस एलपीजी, मान लो जो घर में आपके है, ठीक है। गलती से आपने क्या किया, छोड़ दिया, आपने इसको क्या किया, छोड़ दिया, आपने खोल दिया उसके बटन को, आप देखोगे आपके पूरे पूरे रूम के अंदर ये गैस डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अपने शेप को तो चेंज करेगी, अपने पूरे पूरे रूम में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट रूम की रही दीवारों से लगातार टकराते रहेंगे इसके पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज करते रहेंगे और टकराते रहेंगे, और ये क्या होगी, पूरे पूरे रूम में ऐसे टकराती रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा गैस का वॉल्यूम। अभी ये अगर रूम में फैल गई है तो क्या हो गया है, ये रूम का शेप इसने ले लिया है, और इसके अंदर जो वॉल्यूम भी है बहुत ज्यादा है अभी, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए क्योंकि स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा आ जाता है बीच में। अब हर जगह पॉसिबल नहीं है कि बीच का स्पेस कैलकुलेट करो, बीच का स्पेस जो एक्स्ट्रा आ गया उसको रिमूव करो, एटम्स के वॉल्यूम को केवल कंसिडर करो, उसको भी जोड़ के बताओ। इट्स नॉट ये कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, केवल हाइपोथेटिकल बात है कि आप कह सकते हो कि जो स्पेस बचा हुआ है इसके वॉल्यूम को अलग कर लो और केवल एटम के वॉल्यूम को कंसिडर करो। तो इट्स नॉट अ जनरल थिंग, इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग एक्चुअली। किसी को कोई दिक्कत है? बेटा वॉल्यूम इसलिए चेंज होता है गैस का क्योंकि जिस जगह पे जाती है उसका आकार ग्रहण कर लेती है। अब अगर एक कंफ्यूजन आपको है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो, आपको ये पता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर भी देख लेना, कभी कभी कंफ्यूजन होती है। ये था ग्लास, अब ग्लास से आपने क्या किया था, चेंज किया था इसको कंटेनर में, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसके मॉलिक्यूल बहुत कम थे, इसलिए आपको पता चल गया वॉल्यूम चेंज हो रहा, वॉल्यूम चेंज सेम है, और आपने कैलकुलेशन इजी तरीके से निकाल दी थी, और कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगी, कैलकुलेट करना इजी है लिक्विड को। लेकिन जो गैस होती है, अगर गैस ये है सिलेंडर में है, ठीक है, गैस, अब इसको अगर आपने छोड़ा तो पूरे पूरे कमरे में फैलेगी, और इसके बीच में स्पेस इतना ज्यादा होता है कि इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल का काम है। तो मान लो कहीं कहीं पे हो भी सकता है कि पार्टिकल का ओवरऑल वॉल्यूम सेम है, लेकिन जहां जहां पर फैली है उसका वॉल्यूम बहुत डिफरेंट आएगा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। अगर ये एटमॉस्फेयर में जाएगी तो पूरे पूरे एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम के बराबर, मतलब जहां जहां फैल पाएगी वहां वहां तक ले लेगी, पूरे एटमॉस्फेयर में तो नहीं फैलेगी, लेकिन जहां जहां तक चली जाएगी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जिस जिस जगह जा रही है उसका वॉल्यूम ग्रहण करेगी, उतने वॉल्यूम में है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसमें किसी एक पार्टिकुलर वॉल्यूम होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, या फिर किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम में अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हमें दिक्कत हो रही होती। तो गैस ही है, इसका नेचर ही है जो ये पूरे पूरे वॉल्यूम में फैली हुई है, ठीक है। तो यही चीज बतानी थी कि आप लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं है, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट कर पाते हो, इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, और इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम बहुत चेंज हो जाता है, और ये जिस भी जगह पे है उसका शेप ले लेती है ये, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इसका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेटा किसी को कोई डाउट है? ओके ओके, ठीक है ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत बहुत नॉर्मल चीज है। आगे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब जैसे अगर गैसेस का एग्जांपल देना है तो आप दे सकते हो, H2 H2 हो गया, या फिर O2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया, सारी की सारी गैसेस में आती है, ठीक है। वेपर हो गई, आल्सो ए गैस। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर द गैस। जो भी गैसेस पार्टिकल है सभी को आप गैस में कंसिडर कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2, वेपर, ओजोन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। चलो
तो अभी प्रॉपर्टीज की बात हम कर लेते हैं आगे। मुझे लग नहीं रहा कि आज शुरू हो पाएगा ये आपका, वैसे भी क्लास खत्म होने वाली है। तो चलो मैं आपको म्यूट करता हूँ पहले। तो बेटा किसी को कोई दिक्कत है? दीजिए। क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा क्या बोल रहे हो? होमोजीनियस। ओके ओके बेटा, फिर मैं बेटा कल गैस और प्लाज्मा डिस्कस कर लूंगा। मैं गैस की प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। आज मैं होमोजीनियस बता देता हूँ। होमोजीनियस क्या होता है? सर कल क्लास में लगेंगे। मैं आपको अगर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ तो मैं एक बार डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और शायद मैं ले रहा हूँ कल, मैं आपको बता दूंगा। होमोजीनियस का मतलब होता है जैसे आपने एक लिक्विड लिया एक ग्लास के अंदर, ठीक है, ये आपका ग्लास, इसके अंदर आपने क्या किया, शुगर डाल दिया। तो शुगर क्या होता है, इसके अंदर पूरा पूरा वो डिसॉल्व हो जाता है। तो शुगर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब डिसॉल्व होकर के वो बनाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इस यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब कि गैस लिक्विड के पार्ट में, यानी कि जो ग्लास के लिक्विड है या जो वाटर है, वाटर के पार्ट में आपके शुगर क्या हुए हैं, मिक्स्ड हो गए हैं, और एक सोल्यूशन उसने बना लिया है जो इनविजिबल, में भी शुगर इनविजिबल ही है और डेफिनेटली इनविजिबल होती है, केवल बस येलोइश कलर देगा आपको। जो शरबत बन के आएगा वो थोड़ा येलो हो जाता है या कभी कोई डिफरेंट कलर में आता है, बस थोड़ा सा कलर चेंज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द शुगर, और कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन अगर ये हो गया आपका होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस में एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ये मिक्स्ड हो चुके हैं, दिख नहीं रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर यही आपने सैंड मिला दिया, धूल गर्दा, आपने ये अगर वाटर में मिला दिया, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये डिसॉल्व नहीं होकर के बल्कि कहीं कहीं ऐसे पार्टिकल रहें, कहीं ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर तैरते रहेंगे। तो ये हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की क्वालिटी और है बेटा, वेट, होमोजीनियस मिक्सचर की क्वालिटी एक और है कि इसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर शुगर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और एक दूसरे के साथ मूवमेंट बनी रहेगी, लेकिन सैंड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, कहीं कहीं ऐसे ज्यादा होगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा, फिर कहीं बिल्कुल नहीं रहेगा, फिर कहीं ज्यादा हो जाएगा, फिर बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा होता है। हाँ भैया बोलो जल्दी। सर सैंड के अलावा कौन कौन से हो गए? सर कोल्ड ड्रिंक और टी यूनिफॉर्म है ना? बेटा मिक्स करके एक बार देखना, वैसे लिक्विड बेटा एक बार मिक्स करके देखना। वैसे मेरे को तो लग रहा है कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैंने एक आध बार मिक्स करके देखा हुआ है। यस सर, मिक्स हो रहा था, यूनिफॉर्म ही लग रहा है। वो मिक्स होता है, मैंने एक बार करके उसको देखा हुआ है। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस बेटा बोलो। सर अगर मान लीजिए सर 2 सॉलिड बॉक्स है सर सेम वॉल्यूम के, हाँ, और सर एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से हैवी है, तो सर ये मॉलिक्यूल्स की वजह से हैवी है या फिर इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बहुत कम है? ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूलर का वेट तो सर होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स का सरफेस सेम वेट होता है क्या बेटा? होमोजेनियस वो होंगे जो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं, ये सॉलिड वाले क्या बोल रहे हैं भैया, बोलो आप क्या बोल रहे हैं? सर मॉलिक्यूल तो फिर मतलब सर सेम वेट होता है सारे मॉलिक्यूल्स का? नहीं ऐसा नहीं है, एटम पे डिपेंड करता है बेटा। अब जैसे हाइड्रोजन का वेट डिफरेंट होता है, अब अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसका वेट तो डिफरेंट है। दोनों पे डिपेंड करता है कि सर इंटरमॉलिक्यूल स्पेस भी कम है और बिल्कुल डिपेंड करेगा। लेकिन वो पार्ट देखो, एटम के बीच में जो देखो, अब जैसे 4 एटम है, ठीक है, अब 4-5 एटम है, एटम की पार्टिकुलरली डेंसिटी तो बहुत कम बेटा, इसके बीच में डेंसिटी की हम बात ही नहीं करते हैं। हम जब बात करते हैं तब मिक्सचर की बात करते हैं, या फिर हम कोई सब्सटेंस की बात करते हैं। जैसे हमने सॉलिड ले लिया, तो सॉलिड के अंदर क्या पार्टिकल मौजूद है उसकी बात हम जल्दी से नहीं करते हैं। पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है उसकी बात करते हैं, कितने पार्टिकल उसकी बात करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो एटम का जो वेट है वो डेफिनेटली होता जरूर है, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं ज्यादातर, ना इसके बारे में ज्यादा हम बात करते हैं। अगर हमें पार्टिकल के बीच का स्पेस पता चल जाए तो हम उससे डिवाइड कर सकते हैं कि कितना है। अगर मान लो बालू का कोई कण होगा, तो बालू बेटा, या सैंड की कोई कण है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है, या मिट्टी का कोई कण तो हल्का होगा, अगर मेटल होगा तो भारी होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेटल भारी क्यों होगा, उसके बीच में रीजन है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ साथ उसकी स्पेस ही बहुत कम है। सर डस्ट तो होमोजेनियस होगा क्या? डस्ट, धूल बेटा कैसे होमोजेनियस हो जाएगा?
सर वाटर एंड ऑयल आर हेटेरोजीनियस। वो ऑयल बेटा उस पे तैरता रहता है और वो उसमें प्रॉपर कंबशन का मिक्स नहीं होता, इसलिए बोल सकते हैं टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास भी है। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर रखते हैं, आगे बात करते हैं। सर ओके, एक ओके। बात और बता दीजिए, गैस में मास कंजर्व्ड रहता है, उसका मतलब क्या है? बेटा मास तो हमेशा कंजर्व रहेगा, पूरे रूम के अंदर जितनी गैस होगी आप सबको पकड़ के लेके आओगे तो मास उसका कंजर्व ही रहेगा, ओवरऑल मास चेंज नहीं हो जाएगा बेटा, अगर रिएक्ट किसी के साथ करेगा तभी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मास मत करना क्या सर, आप क्लास को एंड मत करना, क्यों? तो इसी में फिजिक्स की क्लास लगेगी। वो यार